बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। उसने कहा, आंटी मैं गाड़ियों के करीब पहुंच गई हूं, आप अली से कह दें कि वो आने वालों पर हमला ना करे, मैं भी निशाने पर आ सकती हूं। जब मैं हमला शुरू करूंगी तो उसे मेरी पोजीशन मालूम हो जाएगी। सुल्ताना चली गई। अगरचे वो इधर से उधर पैगाम रसानी कर रही थी, ताहम बहुत ही अहम फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। टेलीपैथी की अफादियत से हमेशा इनकार नहीं किया जा सकता। सुल्ताना ख्याल ख्वानी ना करती तो अली और सानी किसी वक्त भी मौका पाकर फ्रांस के तैयारे में सवार हो सकते थे और बम के धमाके से फना हो सकते थे। अभी बर्फ़ की धुंध में भी सुल्ताना ही के ज़रिए वो एक दूसरे की पोजीशन मालूम कर रहे थे। वो रेंगती हुई एक दरख्त की आड़ में आकर खड़ी हो गई। वहाँ से धुंध में लिपटी हुई 4 गाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। और भी गाड़ियाँ होंगी जो दूर होने के बायस धुंधलके में नज़र नहीं आ रही थीं। नज़र आने वाली गाड़ियों से कुछ लोग उतर आए थे। एक कह रहा था, बर्फ़ गहरी है, पहिए पूरी तरह धंस गए हैं, गाड़ियाँ इस तरह नहीं निकलेंगी। सोनिया ने 2 हैंड ग्रेनेड्स निकाले, एक की चाबी दांतों में दबाकर बाहर को खींची, फिर उसे एक गाड़ी की तरफ फेंक दिया। इसी फुर्ती से दूसरे ग्रेनेड को दूसरी गाड़ी की तरफ उछाल दिया। उसने सही वक्त का हिसाब करते हुए फेंका था, जिसके नतीजे में दुश्मनों को यह समझने की मोहलत ही नहीं मिली कि गाड़ी में क्या चीज़ आकर गिरी है। गिरते ही ज़बरदस्त धमाका हुआ था। कितनी ही चीखें बुलंद हुईं, कितने ही चीथड़े उड़े। गाड़ियों में आग लग गई थी। आग की वजह से धुंध भी छट गई थी और आसपास की बर्फ़ भी पिघलने लगी। वो लोग पनाह लेने के लिए मुख्तलिफ दरख्तों की तरफ दौड़ लगा रहे थे। अली ने तड़ातड़ गोलियां चलाते हुए 4 को मार गिराया और इस तरह फायरिंग की आवाज़ से सानी को अपनी पोजीशन भी बता दी, वरना वो खामोशी से एरो शूटर के ज़रिए दुश्मनों को ठिकाने लगा सकता था। दुश्मनों ने अपने 4 आदमी फायरिंग की जद में आते देखकर समझ लिया कि जिधर वो दौड़े जा रहे हैं उधर ही से फायरिंग हो रही है। लिहाजा उन्होंने समत बदल दी, दूसरी तरफ दौड़ने लगे। दूसरी जानिब से सानी ने फायरिंग शुरू कर दी। वो खुली जगह मार खा रहे थे, किसी दरख्त के पीछे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। 3 और गिरे, बाकी 3 को मुख्तलिफ दरख्तों के पीछे छुपने का मौका मिल गया। एक अफसर ने छुपते ही गरज कर कहा, यू सन ऑफ अ बिच, यहाँ तुम्हारी कब्र बनेगी, तुम दोनों को हमसे निजात नहीं मिलेगी। हम सैकड़ों की तादाद में तुम्हें घेर चुके हैं, तुम हमारे कितने बंदे मारोगे? तुम भी किसी के हाथों मारे ही जाओगे। सुबह से शाम और शाम से सुबह होती रहेगी, मगर लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। अगर तुम गालिब आते रहे तब भी तुम्हें नींद ज़रूर आएगी। हमने पिछली एक रात से तुम्हें जागता रहने पर मजबूर किया, अगली रात को भी तुम्हें सोने नहीं देंगे। सुल्ताना ने उसके अंदर पहुंच कर देखा। वो ठहर ठहर कर बोतल को मुंह से लगाता था, 2-4 घूंट पीता था, फिर बोलने लगता था। वो कह रहा था, तुम्हारा वो ब्रायन वुल्फ भी टेलीपैथी के जरिए तुम्हें 2 रातों के बाद मुसलसल जगा नहीं सकेगा। नींद तुम्हारा मुकद्दर बनेगी तो मौत भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तुम दोनों मरोगे, हर हाल में मरोगे। तुम यहाँ तन्हा नहीं आए हो, अपनी मौत भी अपने साथ लाए हो। उसने बोतल को बर्फ़ में धंसाया, फिर राइफल संभालता हुआ दरख्त की आड़ से फायरिंग करने लगा। उसके साथियों ने भी फायरिंग की, लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी रही। सानी वहाँ से बहुत पहले ही जा चुकी थी। सुल्ताना ने उस गरजने वाले अफसर के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया, 4 गाड़ियों में 24 जवान और 4 अफसर आए थे, जिनमें से 2 अफसर और 6 जवान जिंदा थे, बाकी फना हो गए थे। वैसे जवानों की अच्छी खासी तादाद निस्काउपी में मौजूद थी। दूसरा अफसर बर्फ़ की सतह पर रेंगता हुआ उसके पास आया, फिर बोला, सर आपको उस वक्त तक नहीं पीना चाहिए जब तक वो दोनों गिरफ्तार ना हो जाएं। वो एक घूंट पी कर बोला, मेजर तुम 2 की बात कर रहे हो, यहाँ उनका पूरा ख़ानदान होता तब भी गिरफ्तार हो जाता। सोनिया होती तो वो भी बचकर ना जा पाती। डोंट वरी, वो दोनों भागकर कहीं नहीं जा सकेंगे। सर लेकिन आप भूल रहे हैं, उनके साथ एक ख्याल ख्वानी करने वाला ब्रायन वुल्फ है। आपने गरज गरज कर अपनी आवाज़ सुनाई है, वो आपके दिमाग में आ सकता है या शायद आ चुका है। क्या आपको इस खतरे का एहसास नहीं है? हाँ, मुझे गरजना नहीं चाहिए था, मगर अपने इतने सारे बंदों को मरता देखकर गुस्सा आ गया था। डोंट वरी, मैं योगा का माहिर हूँ, सांस रोक सकता हूँ। सर हम सब योगा के माहिर हैं, मगर शराब महारत को कमज़ोर बना देती है। मैं नहीं मानता तो मेरे दिमाग में आकर देखो, मैं सांस रोक लूँगा। देखिए आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या मैं टेलीपैथी जानता हूँ कि आपके दिमाग में आकर आपका इम्तिहान लूँ? सुल्ताना ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। उसने सुल्ताना की मर्जी के मुताबिक मेजर को निशाने पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ,
तो मैं जख्मी करता हूँ, फिर तुम सांस रोक कर दिखाओ। मेजर ने अपने बचाव के लिए एक तरफ छलांग लगाई। उसके शराबी आला अफसर का पहला फायर खाली गया। दूसरे फायर में गोली उसके बाजू की हड्डी तोड़ती हुई गुजर गई। वो चीख मार कर गिर पड़ा। सुल्ताना उसके दिमाग में पहुंच गई। वो तकलीफ से कराहते हुए बोला, सर, यह आपने क्या किया? दुश्मन मेरे दिमाग में पहुंचकर बहुत से राज मालूम कर लेगा। आप मुझे जान से मार डालें, मैं खुद मर जाऊंगा। वो चारों शाने चित पड़ा हुआ था। उसने एक हाथ से रिवॉल्वर निकाला। वो खुद को गोली मारना चाहता था। सुल्ताना ने उसका रुख आला अफसर की जानिब किया। एक गोली चली, फिर वो अफसर उछल कर गिरा और आधा बर्फ में धंसकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। सुल्ताना ने मेजर को रिवॉल्वर दूर फेंकने पर मजबूर किया। वो इनकार कर रहा था। अपनी जान देने पर तुला हुआ था, मगर दिमाग अपने बस में नहीं रहा था। रिवॉल्वर पहुंच से बहुत दूर चला गया था। उसने कमर से लटकते हुए चाकू को इस्तेमाल करना चाहा। सुल्ताना ने उस चाकू को भी दूर फेंक दिया। वो बड़ा जिद्दी था। एक हाथ के सहारे घिसट कर अपने किसी हथियार तक जाना चाहता था। सुल्ताना उसे दूसरी तरफ पहुंचा देती थी। फिर वो बोली, शाबाश, तुम सही मानों में मुहिब्बे वतन हो। अपने मुल्क का कोई राज मुझे बताने से पहले मर जाना चाहते हो। मैं तुम्हारी दलेरी और हुब्बुल वतनी की दाद देती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, दूसरे लोग भी अपने अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और तुम लोग ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए शैतान पैदा करके दूसरे मुहिब्बान वतन के दिमागों में भेजते हो। उनके मुल्कों के अहम राज मालूम करते हो। उनकी कमज़ोरियाँ मालूम करके उन मुल्कों को ब्लैकमेल करते हो। उन्हें सियासत की उंगलियों पर अपनी मर्जी के मुताबिक नचाते हो। तुम्हारे हुकाम किसी भी मुल्क को गुलाम बनाने की शर्त पर उसकी मदद करते हैं या फिर उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा देते हैं। वो बाजू की तकलीफ से झुंझला कर बोला, बकवास मत करो। तुम भी मेरे दिमाग में आकर वही कर रही हो जिसका इल्ज़ाम हमारे टेलीपैथी जानने वालों को दे रही हो। फरहाद की फैमिली में जितने ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, उन्होंने आज तक ना किसी मुल्क को गुलाम बनाया है, ना कहीं अपनी हुकूमत कायम की है और ना ही किसी अमन पसंद कौम को नुकसान पहुंचाया है। उसने तकलीफ से कराहते हुए पूछा, तुम कौन हो? फरहाद के बेटे को यहाँ बचाने के लिए उसकी माँ रसवंती ही आ सकती है। तुम्हारे पास कोई दूसरी औरत टेलीपैथी नहीं जानती है। क्या तुम रसवंती हो? सुल्ताना ने जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उसके चोर ख्यालात पढ़ रही थी। मेजर चीख चीख कर कह रहा था, जवाब दो, तुम मेरे अंदर मौजूद हो। मैं तुम्हें अपने अहम ख्यालात पढ़ने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा। जवाब दो, तुम क्या कर रही हो? उसे जवाब नहीं मिल रहा था। वो फिर बर्फ पर घिसट घिसट कर अपने हथियारों की तरफ जाना चाहता था, मगर जाते जाते फिर दूर हो जाता था। ऐसे वक्त तिलमिलाकर कहता था, देखो देखो, मैं दूर हो गया हूँ। तुम मुझे हथियारों तक पहुँचने नहीं दे रही हो। तुम मौजूद हो, सुअर हो, कमीनी हो, जलील औरत। मैं अपने अंदर की कोई बात तुझे नहीं बताऊंगा। चली जा, मेरे दिमाग से निकल जा। 6 जवान दौड़ते हुए उसके पास आए। एक ने कहा, सर, आप जख्मी हैं। दूसरा फर्स्ट एड बॉक्स करीब लाकर खोलने लगा। मेजर ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर उसके होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालने लगा। उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे फ़ौरन रिवॉल्वर लेने दो, मैं जलील को गोली मार दूंगा। वो अपना रिवॉल्वर देते हुए बोला, आप किसको गोली मारना चाहते हैं? वो रिवॉल्वर लेते ही कह कहा मारने लगा। कहने लगा, मैं हर उस शख्स को मार डालूंगा जो बेगुनाह अली और सोनिया सानी को हलाक करना चाहता है। ये कहते ही उसने ठाएं ठाएं की आवाज़ के साथ फायरिंग शुरू कर दी। एक जवान गिरा, दूसरा गिरा, बाकी भागने लगे। वो अपने अफसर पर जवाबी हमला नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपना बचाव कर सकते थे। बचाव करने के दौरान तीसरा और चौथा भी फायरिंग की जद में आकर गिर पड़ा। सिर्फ 2 ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। इधर मेजर गुस्से से गरज रहा था और कह रहा था, मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि यह टेलीपैथी बहुत बुरी बला है। इस हथियार से सिर्फ दुश्मन ही नहीं, अपने भी मरते हैं। आज मैंने अपनों को मार डाला। टेलीपैथी बुरी बला है। इसके ज़ेरे असर रहकर हम भी अपने अहम राज दूसरों को बताने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कहकर उसने अपनी कनपटी पर नाल रखी और गोली चला दी। अपना किस्सा तमाम कर दिया। इस बार सुल्ताना ने उसे नहीं रोका, क्योंकि इतनी देर में उसने उसके अंदर की तमाम अहम मालूमात निचोड़ ली थीं। अहम मालूमात ये थीं कि लैब्राडोर के हुक्काम एतराज़ कर रहे थे कि अमेरिका के जंगी जहाज़ों को निस्काउपी में नहीं उतरना चाहिए था। पैराशूट के ज़रिए अपनी फ़ौज को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। फ़ौज के अफसरान से दरख्वास्त की गई थी कि वो 2-4 घंटों में वापस चले जाएं। भला सुपर ताकतें दरख्वास्त को कहाँ मानती हैं? वो तो सिर्फ वहाँ से भागती हैं जहाँ से उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है।
लेब्राडोर के हुक्काम ने क्यूबा के हुक्काम से दरख्वास्त की थी कि वो अमरीकी फ़ौज को वहाँ से भगाने के लिए उनकी मदद को आएँ। क्यूबा के हुक्काम रूस के ज़ेर असर रहते हैं। अमरीकी फ़ौज के अफसरान समझ गए थे कि वापस ना गए तो दूसरे बड़े मुल्क की बड़ी फ़ौज से टकराना होगा। उन्होंने लेब्राडोर के हुक्काम से 6 घंटे की मोहलत मांगी थी। उनका ख्याल था कि 6 घंटों में अली और सानी को पकड़कर ले जाएंगे या यहीं मार डालेंगे। 4 घंटे बाद उनकी ये खुशफहमी ख़त्म हो गई। उनके बेशुमार जवान और 6 अफसर मारे गए थे। हैरानी की बात यह थी कि मरने वालों ने या जिंदा रहने वालों ने अभी तक अली और सानी की सूरत नहीं देखी थी। जब ये पता ना चले कि मौत कहाँ से आ रही है तो वो मौत मुकद्दर ही बन जाती है, ऐसी बला बन जाती है जिससे बचने के लिए जगह छोड़कर जाना पड़ता है। 5वें घंटे में सलमान ने सुल्ताना के पास आकर कहा, मुबारक हो, हमारी फ़ौज वापस आ रही है। वो बोली, मैं अली और सानी को तमाम हालात बता चुकी हूँ। वो कहते हैं ये फ़ौज वापस जाएगी तो मास्कमैन की फ़ौज आएगी। हमारी जिद्दोजहद की मियाद बढ़ती जाएगी। वो दुरुस्त कह रहे हैं, जिस तरह भी मुमकिन हो उन्हें वहाँ से फ़ौरन निकालना चाहिए। मगर कैसे? मैं सोनिया से बात करता हूँ, तुम अली और सानी से मशवरे करो, कोई बात बन ही जाएगी। सलमान वास्ती सोनिया के पास आया। इस वक्त मैं उससे बातें कर रहा था। सोनिया ने कहा, सलमान, मेरे दिमाग में ब्रायन वुल्फ मौजूद है। मैं तुम दोनों को एक दूसरे के मुतल्लिक तफसील से बता चुकी हूँ। बेशक सोनिया ने उसे मेरे मुतल्लिक बहुत कुछ बताया था, मगर ये नहीं बताया था कि मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। शायद सलमान वास्ती के बारे में बहुत कुछ मुझे बताने के बावजूद कुछ छुपाया हो। वो बहुत गहरी है। मैं अब भी दावे से ये नहीं कह सकता कि सोनिया के अंदर छुपे हुए तमाम राजों से वाकिफ़ हूँ। बहरहाल मैंने और सलमान ने एक दूसरे को हेलो कहा। फिर वो अली और सानी के हालात बताने लगा। सोनिया ने तमाम हालात सुनने के बाद कहा, वो दोनों ज़िद्दी हैं, यहाँ वापस ज़रूर आएंगे, फिर इस मुल्क में सरगर्म अमल रहेंगे। फ़िलहाल लेब्राडोर से निकलना दुश्वार है। वहाँ से निकलने के लिए एक फ़ज़ाई रास्ता महफूज है, बहरी रास्ता ख़तरनाक है। समुंदर की सतह पर बर्फ़ की मीलों लंबी चौड़ी चट्टानें होंगी। इस मौसम में कोई बहरी जहाज़ नहीं चलता। ज़मीन पर जो गड्ढे और गहरी खाइयाँ होती हैं उन पर बर्फ़ जमी रहती है। अनजाने मुसाफिर उन पर से गुजरते वक्त अंदर गहराइयों में डूब जाते हैं, इसलिए खुश्की का रास्ता भी ख़तरनाक है। वो टहल रही थी, बोल रही थी और कोई तदबीर सोच रही थी। मैंने कहा, मिस्टर सलमान, तुम सुपर मास्टर की हैसियत से लेब्राडोर के किसी हाकिम को मुखातिब करो। उससे कहो तुम्हारी फ़ौज तो वापस जा रही है, लेकिन उन्होंने अली और सानी के सिलसिले में क्या फ़ैसला किया है? वो दोनों गैर कानूनी तौर पर उनके इलाके में आए हैं। सोनिया ने तायद की, हाँ, हमें ये मालूम होना चाहिए कि अली और सानी के लिए वहाँ के हुक्काम का रद्द अमल क्या होगा। मैंने कहा, मिस्टर सलमान, मैं कुछ देर तुम्हारे दिमाग में रहूँगा। वहाँ के हुक्काम की आवाज़ें सुनते ही तुम्हारे अंदर से निकल जाऊँगा। उसने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उसके पास आया। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया था। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नायब सुपर मास्टर से कह रहा था, हॉटलाइन पर लेब्राडोर के हुक्काम से बात कराओ। उसने रिसीवर रखकर कहा, मिस्टर वुल्फ, आज आपसे मिलकर खुशी हो रही है। सोनिया आप पर अंधा एतमाद करती है। मैंने कहा, सोनिया तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम उसे मैडम या सिस्टर क्यों नहीं कहते? वो ज़रा हिचकचाया, फिर बोला, एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें उम्र का हिसाब नहीं किया जाता, सिर्फ उस रिश्ते से ताल्लुक़ रखने वाले जज्बात को समझा जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो रिश्ता कौन सा है? मिस्टर वुल्फ, हम सब की ज़ुबानें सिर्फ इतना ही बोलती हैं जितना सोनिया चाहती है। अगर उसने तुम्हें नहीं बताया है तो मैं भी बताने की जुर्रत नहीं करूँगा। मेरे अंदर सनसनी सी फैल गई। तजस्सुस की तेज़ आंधी चलने लगी। मेरे दिल में आया, अभी सोनिया के पास जाकर खरी खरी सुनाऊं कि अब उसका कोई राज नहीं रहा। उसका तमाम किया धरा मेरे सामने आ गया है। लेकिन मैं सलमान के दिमाग से ना जा सका। हॉटलाइन पर गुफ्तगू शुरू हो गई थी। वो रिसीवर को कान से लगाकर कह रहा था, मैं सुपर मास्टर बोल रहा हूँ। हमारी फ़ौज वादे के मुताबिक वापस आ रही है, मगर अली और सोनिया सानी ने गैर कानूनी तौर पर निस्काउपी एयरपोर्ट पर तैयारा उतारा है। हमें मालूम होना चाहिए आप उनके खिलाफ क्या इक़दामात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सुपर मास्टर, आपसे गुफ्तगू करके खुशी हो रही है। कोई दूसरा सवाल करता तो हम जवाब देते। यह हमारा ज़ाती मामला है, मगर आपको यकीन दिलाते हैं कि अली और सोनिया सानी के साथ मुजरमों जैसा बर्ताव होगा। हमारी फ़ौज और जासूस इन दोनों को तलाश कर रहे हैं। सुना है उनके साथ एक पायलट भी है। तीनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सलमान ने कहा, ताजुब है, वो सिर्फ 3 हैं। वहाँ के तमाम रास्ते बर्फ़ से ढके हुए हैं, लिहाजा वहाँ से किसी मुजरिम का फ़रार होना मुमकिन नहीं है, और आपकी फ़ौज ने अभी तक उन तीनों को गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरी तरफ से कहा गया,
ताज्जुब तो आपकी फ़ौज पर है। एक अंदाजे के मुताबिक आपके 50 जवान और अफसर मारे गए हैं। जो जिंदा रह गए हैं वो हमारे हुक्म के मुताबिक वापस ना जाते तो उनकी भी लाशें ही पाई जाती। हमारे आदमी मोहतात हैं। उन्हें तलाश करने के दौरान मेगाफोन के ज़रिए ऐलान करते जा रहे हैं कि वो तीनों निस्काउपी एयरपोर्ट पहुंच जाएं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो फ्रांस के तैयारे में वापस जा सकते हैं। क्या आप वाकई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे? वो हंसते हुए बोला, मैं कह चुका हूँ उनके साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जाएगा। पहले वो नज़र तो आएं। कमबख्त इंसान की नहीं जिन्नात की औलाद हैं। अभी तक किसी ने उनकी एक झलक नहीं देखी है। अच्छा, अब मैं राबता ख़त्म करता हूँ। आप कुछ ख्याल ना करें। आपसे मज़ीद गुफ्तगू करके खुशी होती, लेकिन यहाँ उनके मुतल्लिक कोई अहम रिपोर्ट आई है। हॉट लाइन पर राबता ख़त्म हो गया। मैं और सलमान एक साथ उस हाकिम के दिमाग में पहुँच गए। उसके सामने एक बड़ी मेज़ के अतराफ 6 ज़िम्मेदार और अहम अफराद बैठे हुए थे। एक शख्स अंदर आकर अदब से खड़ा हो गया था। जब उस हाकिम ने रिसीवर रखा तो आने वाले शख्स ने कहा, जनाब आली, आपने ये नहीं बताया था कि अली और उस लड़की के साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला भी है। हाकिम ने कहा, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं था। जिसे आप ज़रूरी नहीं समझते वही बात हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारा एक अफसर मेगाफोन के ज़रिए अली और उस लड़की को मुखातिब कर रहा था। उन्हें यकीन दिला रहा था कि उन्हें फ्रांस के तैयारे में यहाँ से जाने की इजाज़त है, लेकिन उसके दिमाग में एक टेलीपैथी जानने वाले ने कहा वो उसके चोर ख्यालात पढ़ चुका है और यहाँ के हुकाम के फ्रॉड को समझ गया है। उस टेलीपैथी जानने वाले ने हमारे अफसर को झूठ बोलने की सज़ा दी है। अफसर ने कभी हंसते हुए और कभी रोते हुए खुद को गोली मार ली। ये रिपोर्ट सुनकर सब पर सख्ता तारी हो गया। वहाँ बैठे हुए फ़ौज के कमांडर ने कहा, हमने टेलीपैथी का जिक्र तो सुना था, लेकिन आज तक ये बला हमारे मुल्क में नहीं आई थी। किसी वक्त भी हम आला ओहदेदारों को ख़तरा पेश आ सकता है। असलाह खाने के एक फ़ौजी अफसर ने कहा, हम इस हॉल से बाहर जाने के बाद गूंगे बन जाएंगे, किसी को अपनी आवाज़ नहीं सुनाएंगे। रिपोर्ट पेश करने वाले शख्स ने कहा, हजरात, आप लोगों ने ये सोचने में देर की है। वो टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में है। आप लोगों की आवाज़ सुन चुका है। ये सुनते ही कमांडर ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, गधे के बच्चे, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सुल्ताना ने उसकी ज़ुबान से कहा, यह गधे का बच्चा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोल रहा था। ये जो तुमने रिवॉल्वर निकाला है, इसे फ़ौरन वापस ना रखा तो तुम्हारे मेगाफोन वाले की तरह तुम भी अपने ही रिवॉल्वर से खुदकशी करोगे। उसने घबराकर जल्दी से रिवॉल्वर को जेब में रख लिया। मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम से इशारा मौसूल हुआ। हाकिम ने नागवारी से बटन दबाकर कहा, अभी कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। उन पर टेलीपैथी की मुसीबत नाजिल हो गई थी। वो ऐसे चुप हो गए थे जैसे अब भी ख्याल ख्वानी करने वाले से महफूज रहने की तवक्को हो। वो फ़ोन पर भी किसी से बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन इंटरकॉम से सेक्रेटरी की आवाज़ आई, जनाब आली, क्यूबा के मिस्टर सलासी हॉट लाइन पर मौजूद हैं। हाकिम ने मजबूर होकर इंटरकॉम को ऑफ़ किया, फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहा, हेलो मिस्टर सलासी, आपने राबता कायम करने में बड़ी देर की है। सलासी की आवाज़ आई, मुझे अफसोस है, मैं मास्क मैन से मशवरा किए बगैर आपको फ़ौजी इमदाद नहीं भेज सकता था। मैं फिर एक बार अफसोस के साथ कहता हूँ, मास्क मैन फरहाद के बेटे से छेड़छाड़ करना नहीं चाहता। कुछ अरसा पहले सोनिया ने उसके मुल्क को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। मास्क मैन सोनिया और रसवंती को शिकायत का मौका नहीं देगा, इसलिए अमरीकी फ़ौज को धमकी दो कि मास्क मैन की फ़ौज आ रही है, वो ज़रूर तुम्हारे इलाके से चले जाएंगे। वो फ़ौजी जा चुके हैं, लेकिन नई मुसीबत आ गई है। हमने अली और सोनिया सानी को धोखे से गिरफ्तार करना चाहा था। हमारा झूठ और फरेब उन पर खुल गया है। क्या आपने धोखा देने से पहले ये नहीं सोचा कि उनके साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला ज़रूर होगा? देखो, इससे पहले कि उनका वो ख्याल ख्वानी करने वाला आपके हमारे दिमागों में जगह बनाए, उन दोनों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुखसत कर दें। मिस्टर सलासी, वो पहले ही मेरे दिमाग में जगह बना चुका है और तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है। मैं पहले ही से सलासी के दिमाग में पहुंच गया था। लैब्राडोर के हाकिम की बात सुनकर उसके हाथ से रिसीवर छूट गया था। वो खौफजदा होकर सोच रहा था, क्या टेलीपैथी जानने वाले ने मेरी आवाज़ सुनी है? क्या वो भी मेरे दिमाग में आएगा? आ चुका है, मैंने कहा। मैं तुम्हारे ही दिमाग में बोल रहा हूँ। वो दोनों हाथों से सर को थाम कर यकीन करना चाहता था कि क्या वो वाकई किसी का मामूल बन गया है। मैंने कहा, तुम्हें यकीन आ जाएगा, अभी मैं वार्निंग देकर जा रहा हूँ। ये बात अपने साए को भी ना बताना कि मैं तुम्हारे दिमाग में आ चुका हूँ। मेरी बात ना मानने वाला अपने पूरे ख़ानदान के साथ तबाह हो जाता है। अब तुम लैब्राडोर के हाकिम से कहो कि तुम 15 मिनट बाद उससे गुफ्तगू करोगे। उसने फ़ौरन ही रिसीवर उठाकर कहा, सॉरी, मैं ज़रा गैर हाजिर हो गया था, एक ज़रूरी काम आन पड़ा था।
मैं 15 मिनट बाद आपसे राबता कायम करूँगा। अपनी बेहतरी अजीज़ हो तो अली और सोनिया सानी का एतमाद हासिल करें। मैं वापस हाकिम के पास आया। वहाँ सलमान और सुल्ताना उन तमाम जिम्मेदार ओहदेदारों को धमकियाँ दे रहे थे कि अली और सानी को किसी ने हाथ भी लगाया तो पूरा लैब्राडोर खंडर बन जाएगा। वहाँ के हुकाम और अफसरान में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने अपने कान पकड़ रहे थे, यकीन दिला रहे थे कि दोनों को पायलट के साथ इज्जत से रुखसत किया जाएगा। सुल्ताना ने उन्हें बताया कि फ्रांस के तैयारे में किस तरह बम छुपा कर रखा गया है, वहाँ से बम हटाया जाए और तैयारे को अच्छी तरह चेक किया जाए। मैंने हाकिम की ज़ुबान से कहा, मैं टेलीपैथी जानने वाला ब्रायन वुल्फ बोल रहा हूँ। 15 मिनट बाद ही मिस्टर सलासी फ़ोन पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद अली और सानी की यहाँ से रवानगी का फ़ैसला किया जाएगा। मिस्टर सलमान और सुल्ताना फ़ौरन सोनिया के पास आ जाएं। हम तीनों एक साथ सोनिया के पास पहुँचे। मैंने सलासी से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा बयान करने के बाद कहा, हालात हमारे काबू में हैं। हमारे बच्चे फिर अमेरिका वापस आना चाहते हैं। ये बेहतरीन मौका है। हम सलासी के ज़रिए वहाँ के और 2-4 अहम अफराद के दिमागों में पहुँचेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो अली और सानी को अपने यहाँ मेहमान के तौर पर बुलाएं। वहाँ से उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की सरहद पार करा दें। सब ने मेरे मशवरे की तायद की। सलमान ने कहा, सुल्ताना तुम अली और सानी के पास जाओ, उन्हें समझाओ कि वहाँ के हाकिम पर भरोसा करें। उन्हें पूरी हिफाजत के साथ वहाँ से रुखसत किया जाएगा। हम उन दोनों की हिफाजत के लिए मुकम्मल इंतजामात में लगकर ये भूल गए थे कि वो इस हद तक अपने बाप की भी मदद कबूल नहीं करते। जो करना होता है वो हमारी सोच से पहले कर गुजरते हैं। सलमान की बात ख़त्म होते ही लैला पहुँच गई। उसने सोनिया से कहा, मैं सुल्ताना की जगह अली और सानी की निगरानी कर रही थी। पायलट के दिमाग में थी। अफसोस पायलट को गोली लग गई। बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। अली और सानी फायरिंग करते हुए लैब्राडोर के एक तैयारे की तरफ जा रहे थे। मैंने पायलट की मौत के बाद अली के पास रहना चाहा। वो बोला, आंटी ऐसी सिचुएशन में आप रहेंगी तो किसी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को मेरे अंदर आने का मौका मिल जाएगा। आप ख्याल ना करें, अब कोई भी आएगा तो मैं सांस रोक लिया करूँगा। मैं सोनिया सानी के पास गई। ऐसा लगता है दोनों एक ही तरह सोचते और अमल करते हैं। उसने भी यही इल्तिजा की। इस दौरान मेगाफोन से ऐलान हो रहा था कि अली और सानी के साथ अब धोखा नहीं किया जाएगा। फ्रांस के तैयारे को चेक किया जा रहा है। वो दोनों जब चाहें जा सकते हैं, लेकिन पहले वो हाजिर हो जाएं क्योंकि उनके बुजुर्गों से मुज़ाकरात जारी हैं। मैं उस ऐलान करने वाले के दिमाग में गई, फिर उसे इधर उधर दौड़ाया जिधर दोनों को छोड़ आई थी, लेकिन वो कहीं गायब हो गए थे। इतने नादान नहीं थे कि वहाँ के हाकिम पर भरोसा करते और ब्लास्ट होने वाले तैयारे में सवार हो जाते। थोड़ी देर बाद पता चला कि एक मकामी तैयारा रनवे पर दौड़ता जा रहा है। फिर पता चला कि वो दोनों लैब्राडोर के एक तैयारे को ले जा रहे हैं। सोनिया ने परेशान होकर पूछा, वो कहाँ जा रहे हैं? लैला ने जवाब दिया। मैं बारी बारी दोनों के पास गई थी। दोनों ने सांस रोक ली। उन्होंने मुझे कोड वर्ड्स अदा करने का भी मौका नहीं दिया। ये सुनते ही मैंने उनके दिमाग पर दस्तक दी। उन्होंने कोड वर्ड्स बयान करने का मौका नहीं दिया। वो नहीं जानते थे कि मैं हूँ। सिचुएशन ऐसी थी कि वो हर आने वाले को उस वक्त दुश्मन समझने पर मजबूर थे। सलमान वास्ती ने परेशान होकर कहा, एक तरफ कुतुब शुमाली है, बर्फ़ का तूफ़ान है, वो तैयारा उधर नहीं ले जा सकते। तूफ़ान से गुजरेंगे तो रूस पहुँचेंगे। तूफ़ान से बचना चाहेंगे तो जुनूब की तरफ परवाज़ करेंगे, यानी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में आना होगा। यहाँ आने का मतलब है कि ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना। लैला ने कहा, उन्होंने अपने दिमागों में आने नहीं दिया, जबकि कोड वर्ड्स के ज़रिए दोस्त और दुश्मन का पता चल जाता है। उन्होंने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज किया है। मुझे अपनी तौहीन का एहसास हो रहा है। सोनिया ने कहा, नहीं लैला, अभी ब्रायन वुल्फ भी गया था, उसे भी दिमाग में जगह नहीं मिली। क्या उसे भी तौहीन का एहसास होना चाहिए? मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए। तुम उन्हें रफ्ता रफ्ता समझोगी, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हम सब पिछली रात से जाग रहे हैं। अगर उनके दिमागों में जगह मिलेगी तो पता नहीं सारा दिन और अगली सारी रात भी सोना नसीब होगा या नहीं। अगर वो हमें कहते कि नींद पूरी कर लें तो हम उन्हें मुसीबत में छोड़कर कभी ना सोते, मगर अब सोएंगे। उनके रवैये ने यकीन दिलाया है कि अगले कई घंटों तक वो किसी को दिमाग में आने नहीं देंगे, किसी को अपने हालात नहीं बताएंगे। ऐसे में सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब सब्र आ जाए तो नींद आ जाती है। सोनिया ने जमाही लेते हुए कहा, माँ कभी मुतमईन नहीं होती, मगर मैं इस एतमाद के साथ सो रही हूँ कि वो शाहीन के बच्चे हैं। फितरत उन्हें उड़ने पर मजबूर करती है, लिहाजा वो उड़ चुके हैं। उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। हम चारों ख्याल ख्वानी करने वाले उसके दिमाग से चले गए। जिस तरह छोटे ममालिक मसाइल में उलझे रहते हैं, उन्हें सुलझाने के लिए अमेरिका के सामने झुके रहते हैं,
اسی طرح امریکہ یہودیوں کی سیاست میں الجھا رہتا ہے۔ وہاں کے حکام اپنے اقتدار قائم رکھنے کے لیے یہودیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہتے ہیں، ان کی اکثر ناجائز باتوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں جب ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے چند محبان وطن کو ٹیلی پیتھی سکھانے کا فیصلہ کیا گیا تو حکومت اور فوج کے اعلیٰ عہدیدار یہ علم سیکھنے کے لیے اپنا اپنا نام پیش کرنے لگے۔ امریکہ کے تمام ریاستوں کے سربراہوں نے بھی یہی خواہش ظاہر کی، ان میں نیو یارک کے 2 یہودی بھی تھے۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ جبکہ یہ فیصلہ راز میں رکھا گیا تھا، اس ملک کے چند بڑے نہایت رازداری سے ٹرانسفارمر مشین کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اس سلسلے میں 2 اہم فیصلے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حکومت اور فوج میں عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی تھوڑی رہ جاتی ہے، ٹیلی پیتھی کا علم نوجوانوں کو سکھایا جائے تاکہ وہ جوانی سے بڑھاپے کی آخری سانس تک ملک اور قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ ان نوجوانوں کو زبردست ٹریننگ دی جائے، انہیں ٹریننگ کے ذریعے بہترین فوجی فائٹر اور نہایت چال باز سیاستدان بنایا جائے۔ دوسرا اہم فیصلہ یہ تھا کہ جو نوجوان مشکل ترین امتحانات پاس کریں گے اور ہر طرح سے خود کو اہل ثابت کریں گے، انہیں یہ علم سکھایا جائے گا۔ ان فیصلوں پر عمل کیا گیا۔ چند جوانوں نے خود کو ذہین اور حاضر دماغ ثابت کیا، لیکن فوج کے جنرل، کرنل اور مختلف ریاستوں کے حکام نے اندر ہی اندر دھاندلی کی اور اپنے جوان بچوں کو امتحانات میں پاس کرا کر ٹرانسفارمر مشین تک پہنچا دیا۔ چور دروازے سے اس مشین تک پہنچنے والوں میں ایک یہودی لڑکی بھی تھی جس کا نام الپا تھا۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کسی یہودی کو ٹیلی پیتھی نہیں سکھائی جائے گی، لیکن الپا کا باپ شمالی امریکہ میں کنگ میکر کہلاتا تھا۔ وہاں کے 10 لاکھ یہودی الیکشن میں اس کو ووٹ دیتے تھے جس کی طرف الپا کا باپ انگلی اٹھاتا تھا، اسی لیے وہ کنگ میکر یا بادشاہ ساز کہلاتا تھا۔ امریکی حکام اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے، اس کا جو مطالبہ قانونی طور پر پورا نہیں کر سکتے تھے اسے چور دروازے سے پورا کر دیتے تھے۔ الپا 20 برس کی ایک نہایت ذہین لڑکی تھی۔ وہ جغرافیہ، تاریخ، سیاست اور علم ریاضی کے امتحانات میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر چکی تھی۔ ہزاروں امیدواروں میں اس کا نام سر فہرست تھا۔ انسانی نفسیات کو سمجھ کر کسی کو بھی الو بنانے کے ہتھ کنڈے اسے خوب آتے تھے۔ اس نے ٹریننگ کے دوران ہی ایک ٹیلی پیتھی سیکھنے والے امریکی جوان کو تاڑ لیا تھا اور اسے اچھی طرح الو بناتی آ رہی تھی۔ جوان کا نام جے مارگن تھا۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ ہر امتحان میں الپا کے بعد دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ ہمیشہ فرسٹ اور سیکنڈ آنے کے باعث وہ دوست بن گئے تھے۔ مارگن کا خیال تھا کہ دوستی اور محبت آپ ہی آپ ہو رہی ہے، جبکہ الپا اپنی معصوم اداؤں سے دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ معصوم نہیں تھی، لیکن چہرے پر اور آنکھوں میں ایسی معصومیت اور بھول پن پیدا کر لیتی تھی کہ دیکھنے والوں کے دل کھنچے جاتے تھے۔ وہ ایسا صرف مارگن کے سامنے کرتی تھی اور کہتی تھی، پتہ نہیں تمہارے سامنے مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پہاڑ کے سامنے آ گئی ہوں۔ عورت کی زبان سے ایسی باتیں سن کر مرد بہت خوش ہوتے ہیں۔ مارگن بھی خوش ہوتا رہا اور اسے خوابوں اور خیالوں میں آباد کرتا رہا۔ الپا سست اثر زہر کی طرح اس کی رگ رگ میں پھیلتی رہی، دور ہی دور سے اس کے دل اور دماغ پر حکومت کرتی رہی۔ وہ قریب آنا چاہتا تھا، لیکن ٹریننگ سینٹر میں اس کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی موقع ملتا تھا۔ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے انہیں ٹیلی پیتھی کا علم سکھانے کے بعد ان نوجوانوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا تھا۔ وہ تعداد میں 16 تھے اور 16 مختلف ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کرتے رہتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے سے دور رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کبھی کسی خیال خوانی کرنے والے تک پہنچے تو اس کے ذریعے دوسرے خیال خوانی کرنے والے جوان کا پتہ ٹھکانہ نہ ملے۔ لیکن اس احتیاطی تدبیر کے باوجود الپا نے بہت پہلے ہی مارگن کو پھانس لیا تھا۔ اب دیوانے کو اپنی محبوبہ تک پہنچنے کے لیے ٹیلی پیتھی کا سہارا مل گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دماغ پر پہنچ کر محبت بھری باتیں کرتے تھے۔ الپا سمجھتی تھی کہ جب ہانڈی چولہے پر چڑھتی ہو تو کس وقت اس کی آنچ کو تیز کرنا چاہیے۔ وہ رات کو سوتے وقت اس کے دماغ میں آتی تھی، سرد آہیں بھرتی تھی، سوچ کی سرگوشی میں کہتی تھی، میں کروٹ بدل رہی ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بے چین ہو کر کہتا تھا، میں نے تکیے کو سینے سے لگا رکھا ہے، یہ دوری کب ختم ہوگی؟ بس 1 اور برس کی بات ہے، ٹریننگ مکمل ہوتے ہی میں تم سے شادی کر لوں گا۔ آہ مارگن، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آسان کیوں نہیں ہے؟ میں یہودی ہوں، تم عیسائی ہو، تو کیا ہوا؟ ہم مذہب کی دیواریں گرا دیں گے۔ میں نہیں گرا سکتی، میں کٹر یہودی ہوں، میرے دادا مذہبی پیشوا ہیں۔ میں کسی عیسائی سے شادی کروں گی تو مذہب کی پیشوائی کرنے والا ہمارا خاندان پوری یہودی قوم کی نظروں سے گر جائے گا، میرے بزرگ صدمے سے مر جائیں گے۔
الپا ایسی باتیں نہ کرو، میں خود کو تمہارے بغیر خالی خالی محسوس کرتا ہوں۔ میں جب بھی مستقبل کا کوئی خواب دیکھتا ہوں تو میرے مستقبل میں دور تک تم نظر آتی ہو۔ یہ تو طے ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ پھر بات کیسے بنے گی الپا؟ بات نہیں بنے گی تو میں محبت میں قربانی دوں گی۔ کیسی قربانی؟ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، کسی مرد کو اپنی تنہائی میں نہیں آنے دوں گی۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آئیں تو پھر کوئی لڑکی میرے قریب نہیں آئے گی، میں ہر آنے والی کو ٹھکرا دوں گا۔ کہنا آسان تھا، عمل کرنا مشکل تھا۔ جب راتوں کو اپنے دماغ میں الپا کی گرم گرم آہیں سنائی دیتی تھیں تو دل دھڑک دھڑک کر اور دماغ چیخ چیخ کر کہتا تھا، ضرورت ہے، ایک حسینہ کی ضرورت ہے، اور وہ حسینہ الپا ہے۔ میں اس کے لیے دین اور دنیا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔